आलोक बाबू, आज हम मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे, हम सपा को भी नहीं इस पर बोलने देंगे, कांग्रेस को भी नहीं। क्या आज केवल समीकरण की बात करने के लिए बहस लाया हूं? क्या मुद्दों की बात तो हमें रोज ही करनी लोकसभा चुनाव तक। क्या आज खाली समीकरण, खेल जिसको यूपी में बोलते हैं कि खेल क्या है बाबू, आज खेल पे चर्चा करनी है, मुद्दे उद्दे नहीं बाद में। अमिताभ तिवारी, एक बात नहीं समझ में आ रही, दीनदयाल जी के लिए कहा जाता था आजाद शत्रु हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी समझ में आती है? मायावती जी तो बहुत तीखा बोलती हैं, आज भी देखो क्या क्या बोली। क्या उसके बाद भी आप मजे की बात देखिए, भाजपा कह रही है कि देश की एक शानदार राजनेता है मायावती जी, कांग्रेस उनकी स्तुति कर ही रही है, सपा उनके सम्मान में खड़ी है कि चाहे कहीं कुछ हो जाए, मायावती जी मेरे खिलाफ हो तब भी उनका अपमान होगा तो हम मैदान में आ जाएंगे। ये माजरा क्या है? नहीं, तीनों ही जो दल हैं उनके अलग अलग कारण है कि क्यों ऐसा उनका बर्ताव है और क्यों वो वापस पलट करके मायावती जी को जवाब नहीं दे रहे। भाजपा के लिए तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, क्योंकि अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा तो वोट का विभाजन होगा और उनको लगता है कि 2027 में जो नहीं, भाजपा की तो बात बन गई, उनकी तो बात बन गई, सॉरी हाँ 22 में, हाँ उनकी बात बन गई तो उनके लिए तो ठीक है, वो तो कहेंगे कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। सपा कहीं ना कहीं अब आज जो 12-13% वोट शेयर बचा है मायावती जी का, उसमें 60% से अधिक दलित वोट है, जाटव नॉन जाटव वोट में आज समाजवादी पार्टी ऑलरेडी बसपा से आगे है एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार। और आज अगर इस ब्लॉक को, इंडिया ब्लॉक को या समाजवादी पार्टी को, भाजपा को हराना है लोकसभा या विधानसभा में, तो दलित वोटरों को अपने ओर आकर्षित करना है। तो क्योंकि दलित समाज की सबसे बड़ी लीडर मायावती हैं आज की डेट में, इसलिए उनके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक जो है वो समाजवादी पार्टी करने से बचती है, हमेशा बचती रही है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस अलायंस की कवायद ही कर रही थी कि अगर आ जाए तो ये 25-26% वोट शेयर जो है इंडिया ब्लॉक का वो 45% हो जाएगा, और जो कि भाजपा के 51-52% के खिलाफ एक अच्छा कंपटीशन होगा। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ऑफिशियली भी उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, तो अगर उन्होंने मना कर दिया है तो उसको उनके ऊपर अटैक वो नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रही कि भाई कहा जाता है कि आदमी दूसरे की एक आंख फोड़ने के जतन में अपनी दोनों नहीं फोड़ेगा। क्या? क्योंकि फिर दूसरे की फूटी नहीं फूटी हम तो देख ही नहीं पाएंगे जब मेरी दोनों फूट गई। मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो राजनीति के गणित को समझता है, अमिताभ तिवारी, जो ये कहे कि बसपा अकेले चुनाव लड़के लोकसभा की सीट निकाल लेगी। मैं तो बड़ा सीधे बोल रहा हूं, गलत साबित हो जाऊंगा तो माफी मांग लूंगा। ठीक, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर मायावती जी ने फैसला क्यों किया? नहीं, देखिए एसेंशियली वही बात है कि मायावती 14 में हमें एक बात और कह दूं, फिर आप बता दें जल्दी से। 14 में मायावती अकेले चुनाव लड़ी थी 0, 19 में 7 लड़ी 10। अमिताभ तिवारी जी 19 में 10 और 2022 में 1 सीट आई है। नहीं, विधानसभा छोड़ो, अभी विधानसभा छोड़ो, अभी सिर्फ लोकसभा की बात करो। 14 में 0 और 19 में 7 लड़ी 10, 22-24 में फिर अकेले लड़ना चाह रही हैं। तो इसका कारण यह है कि जब भी मायावती किसी अलायंस को ज्वाइन करती हैं तो उनको एक स्पेशल स्टेटस की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ दिन पहले एक किसी एमपी या किसी का बयान आया था कि मायावती जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होनी चाहिए। तो वैसा जब तक डील बसपा को नहीं मिलता तो वो इस अलायंस को नहीं ज्वाइन करती। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि अगर इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया और कहीं मेरा वोट ट्रांसफर हो गया समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को, इंडिया ब्लॉक को, तो मेरे लिए विधानसभा चुनाव में ये जो 12-13% वोट बचा है वो भी काफी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए पेच कहां फंस रहा है हर जगह इंडिया ब्लॉक में, ये डील सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा जब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, उस समय हो सकता है उन्हें ऐसा डर हो कि ये वोट ट्रांसफर हो जाए और अस्तित्व की लड़ाई जो है
वो कहीं ना कहीं देखने को उनको 2027 में मिल जाए। जी नकवी साहब जी, क्या स्थिति बनेगी भैया? मायावती जीते नहीं जीते, अखिलेश यादव की मैं बड़ा ब्लंट बोल रहा हूं, अखिलेश यादव की पार्टी के लिए वो मुस्लिम बहुल सीटों पर, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी कुछ भी बताओ, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है जो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां वो मुश्किल पैदा करेंगी। उनको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई बहुत रैली प्रचार नहीं करना, उनको एक अदद गुड्डू जमाली ढूंढना है और उत्तर प्रदेश की 20 सीटों पर जाकर खड़ा कर देना है, बाकी गुड्डू जमाली खुद कर लेगा। क्या अमिताभ भाई, ये आपका आकलन हो सकता है जो पिछले चुनाव हुए उसके आधार पर। देखिए, हर दफा चुनाव एक ही तरह से लड़ा जाए ये कोई जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 ही पे रह जाती और कांग्रेस हमेशा जीतती रहती। आखिर कांग्रेस भी हारी है, 400 से नीचे उतर करके हम आए हैं। तो ये सोच लेना कि जो सारी समझ जो है हम राजनेताओं के पास है, हम ही लोग जो है वो सारी इक्वेशन बना सकते हैं, जनता के पास नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुड्डू जमाली का फॉर्मूला एक बार चल गया, हो गया, उसके अंदर सबको समझ में आ गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आज की तारीख में जब मायावती जी ने इस तरह से अपने आप को अलग किया तो वो भी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर क्या कारण है। हम और आप या हमारे जो विशेषज्ञ महोदय वो भले ही इस बात को ना बोले कि क्यों नहीं मायावती जी जो है उन्होंने इंडिया अलायंस को ज्वाइन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक को कुछ ना कुछ अपने अपनी एक अनुभूतियां हैं, अपना अपना एक जो इस वक्त जिस तरह का राजनीति चल रही है उसके अनुसार जो है लोगों के अपने कयास है, अपने ख्यालात हैं। और जाहिर सी बात है जनता के पास भी वो मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि जितना भी सूचना है वो सारी की सारी केवल कुछ लोगों के पास आती हो, जनता के पास ना जाती हो। और जनता को हम लोग जैसा समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा समझदार है। वो खड़े खड़े जो है वो एक साथ 4, 5, 6 पार्टी के नेताओं को एक ही उंगली पर नचा देती है और वोट एक को देकर के आती है और हर कोई समझता है उसी को दिया है। तो इस वजह से ये सोचना है कि हर बार गुड्डू जमाली चल जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं इस तरह से बैठ करके किसके कितने % वोट है वो तय हो जाए तो हम लोग को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन जो है सन 1980 या 1984 के बाद होना बंद हो जाती कि उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी को इतने वोट मिल गए हैं और कितने भी आप जो है गुणा भाग कर लो उस वोट में कोई परिवर्तन नहीं आना है। तो ऐसा भी नहीं होता है। आपने एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा था, आपने कहा था हम कहीं भूल ना जाए उसमें कि मोदी जी के खिलाफ अजय राय साहब जो है सरयू नदी में कूद गए हैं। अरे अमिताभ भाई, आपकी आस्था जो है वो हो सकता है किसी पार्टी में हो, लेकिन राय साहब की आस्था को इस तरह से सरयू में कुदाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बात जो है ये जायज नहीं है, इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक वो वहां के ऊपर दर्शन करने के लिए ठीक है, बात पूरी आनी चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। अरे भाई आनी चाहिए, नहीं गलत बात है ये, तो अच्छी, बिल्कुल गलत बात है। तो आपने कही थी ना गलत बात, आओ एक दोबारा और बोल दो के लिए। नहीं अमिताभ भाई, आप हमारे नेता के लिए ऐसे शब्दों को बोलेंगे तो हमें जवाब देने का अधिकार है। अरे भाई, वरना फायदा क्या है यहाँ बैठने का? आप तो अपना कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी से करें और हमको करने दें अमिताभ भाई, तो जायज बात नहीं है। ठीक, आप मेरी बात से असहमत हैं, आपने असहमति जता दी, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई। हमको नहीं, ऐसे ही होगा भाई, देखेगी, ऐसे ही खत्म होगी। 2 लाख जनता भी तो देखेगी। ठीक है भैया, अरे रुको, हमारी बात पूरी आने दीजिए। आ गई बात, आ गई, अब आ गई नकवी साहब, आ गई। नहीं आई है हमारी बात, नहीं आई है हमारी बात। अच्छा पूरी कर लो भैया, हमारी बात पूरी आने दे। हाँ पूरी कर लो। जो आपने ये बात कही उससे हम असहमत हैं। ठीक है, धन्यवाद। वहां के ऊपर धन्यवाद। सरयू नदी में नहाने गए, उसके बाद में फिर वहां दर्शन करने। ठीक है, धन्यवाद। वो उनकी आस्था और उनकी आस्था को आप राजनीति बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए इस तरह के शब्द का मत कहिए। भाई मैंने कहा ना धन्यवाद, ये कौन से शब्द हुए? मैंने कहा ना धन्यवाद, ये जायज बात नहीं है। अरे भाई अब आप लगातार बोले जा रहे हैं, मैंने आपकी बात पे धन्यवाद बोल दिया, अब लगातार नहीं बोलो भाई उस बात पर। नकवी साहब ऐसा भी जुल्म मत करो भाई। अमिताभ भाई बात तो पूरी आनी चाहिए ना। आ गई पूरी, कितनी बात दोहराओगे यार? इतनी बार तो खुद अजय राय नहीं बोलेंगे अपने बारे में जितना आप बोल दिए। बिल्कुल बोलना, क्योंकि हम उसके स्पोक्सपर्सन हैं। ठीक है नकवी साहब, अब रुक जाओ भाई। अगर उनके ऊपर हमारे नेता के ऊपर अटैक होगा, ठीक है भाई, और अगर उनका सम्मान नहीं किया जाएगा तो हम बोलेंगे। ठीक है नकवी साहब, आ गई बात। आपने अपने नेता का पूरा सम्मान कर दिया, उनकी ध्वज पताका फहरा दी, बात खत्म हो गई। यही होता ही है। नेता ने देख लिया कि हिलाल नकवी ने हमारी पैरवी की, ये प्रवक्ता नहीं, नेता ने बात नहीं खत्म हो गई। अच्छी बात है। अब इसके आगे और क्या करोगे? यहाँ पर हम जनता को बात, अरे भाई इसके आगे क्या करोगे? जनता के सामने हम अपने नेता, ठीक है नकवी साहब, ठीक आगे। अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए, रिटोरिक मत करिए। डायलॉग नहीं है अमिताभ भाई, ये रिटोरिक नहीं करिए। आगे बात, आ गई बात, हिलाल नकवी बात आ गई। ठीक, एक बात को बहुत पिष्ट पेशा मत करिए उसको। आ गई, आपने जो कहना था अजय राय के बारे में कह दिया, मैंने सहमति जता दी, मैंने कहा स्वागत है। अब उसको क्या सत्यनारायण कथक से थोड़ी बाँचेंगे?
ना इतना बड़ा इवेंट है मेरे लिए। आपके अध्यक्ष आपने बोल दिया, अच्छी बात है, आपको पार्टी में प्रवक्ता का पद है, ठीक किया, लेकिन इसको इतना भी मत खींचिए कि इरिटेशन हो जाए। बात खत्म हो गई। मनोज यादव जी, सामान्य मानवीय व्यवहार ये कहता है कि आदमी अपनी दोनों आंखें गवा के किसी एक शत्रु की एक फोड़ने नहीं जाएगा। क्या शत्रु की दो फोड़ने से मेरी एक फूट जाए, वहां तक हम खेल लेंगे कि भाई एक से तो हम देख लेंगे, ये पूरा अंधा हो जाएगा। क्या हिलाल नकवी की थ्योरी अलग है, वो कह रहे कि हर चुनाव अलग होता है, वो ठीक है, सिद्धांत अपने अपने हैं, मैं उस बहस में उनसे उलझना नहीं चाहता। लेकिन 14 में अकेले लड़ी बीएसपी तो 0, 7 लड़ी तो 10, ठीक, वो फिर अकेले लड़ने का उन्होंने सोचा। नकवी साहब को हो सकता है मुझसे उत्तर प्रदेश ज्यादा समझ आता हो, मनोज यादव को भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको भी आता, चूंकि आप लोग जितने साल से राजनीति कर रहे हैं तो हम भी 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम जापान में हैं या आप लोग को कोई ज्यादा वो दूसरा उत्तर प्रदेश है डीप जो हमको नहीं दिखा अभी तक, ऐसा भी नहीं, ठीक। मतलब बहुत सारे लोग तो राजनीति में तब आए भी नहीं थे जब हम उत्तर प्रदेश पांव पांव चलना शुरू किए थे देखने, ठीक। लिंखर, चलो मैं उस बहस में भी नहीं जाता, सारे विद्वान हैं, सबको मेरा प्रणाम, सारे वरिष्ठ हैं, सबको प्रणाम। खैर, मैं समझना चाह रहा हूं कि ये फैसला बसपा का, मैं इसमें कतई हिपोक्रेसी नहीं करूंगा कि पर्देदारी की दाएं बाएं करके बातें करूं, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं। मेरी समझ ये कहती है मुस्लिम सीटों पर, मुस्लिम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी गंभीरता से, मुस्लिम बहुल सीटों पर बसपा का ये पोस्चर समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा करेगा। वो 10,000 वोट का संकट पैदा करे, वो 2.25 लाख का संकट पैदा करे, लाइक आजमगढ़, लेकिन करेगा जरूर। मनोज यादव जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपका विश्लेषण अपनी जगह बिल्कुल सही है, सटीक है कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण है उसमें इस तरह की बातें आ जा सकती हैं, हो भी सकती हैं कि कैसे मायावती जी को गठबंधन करने से रोका जाए, किस तरीके से बीजेपी के लिए रास्ते आसान हो जाए, ये बातें हो सकती हैं, इसमें दो राय नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अजय राय जी नहीं जा सकते हैं बनाम मोदी जी, इस बात से मैं सहमत हूँ। 22 तारीख से पहले जो अयोध्या जाएगा वो मोदी से मुकाबला करने जा रहा है, वो पॉलिटिकल, इस बात से मैं पूरी तरीके से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। तो 22 के बाद जो जाएगा वो भगवान के दर्शन करने जाएगा, और 22 के पहले जो जा रहा है वो जा रहा है मोदी जी से पॉलिटिकल उलझने, लड़ने। भगवान राम जिसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की पिच होती है, ठीक वैसे ही वो बीजेपी की पिच है, और उस पिच पे मुझे नहीं लगता है कि किसी को बहुत ज्यादा खेलने का प्रयत्न करना चाहिए। रही बात गठबंधन की, तो मायावती जी की ये बिल्कुल पार्टी है और उनकी इच्छा है, वो जिससे चाहे उससे गठबंधन करे, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई। जब वो अपना 0 से 10 तक आई थी तो उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान था, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, और अगर अकेले लड़ेंगी तो हो सकता है 10 से फिर 0 पे चली जाए, यही हो सकता है। और समाजवादी पार्टी अनुरोध करती है उन वोटर से, उन सपोर्टर से कि अपने वोट को आप बर्बाद मत होने दीजिएगा। आपने एक शब्द को 3-4 बार कहा, उस बात से मैं बड़ा प्रभावित, वो जो आजमगढ़ वाले प्रत्याशी हैं उस मॉडल टाइप, वो बिल्कुल सटीक बात है, और इसीलिए उनको रोक रखा है। बैठे तो हमारे मित्र बगल में, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अभी वो नीतीश जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, तो बोले चलनिया बोले जिसमें इतने छेद। ठीक मनोज जी, अबे अब ठीक बोला करिए, रुकना होगा। मैं आलोक वर्मा के, ठीक मनोज भाई, मैं आलोक वर्मा जी के पास चलूंगा, लेकिन एक टिप्पणी जरूर करूं कि अयोध्या के संदर्भ में चूंकि बात उठी और हिलाल भाई उसमें अजय राय जी के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। हमारे मित्र हैं अजय राय, लेकिन खैर उन हिलाल नकवी के नेता हैं, इसलिए उनका भावुक होना स्वाभाविक है। इतने लोगों को न्योता गया और इतने लोगों ने उस न्योता पर प्रतिक्रिया दी। मैं 2 लोगों का उल्लेख करूंगा, मेरे अंदर यही अच्छाई है, यही खराबी है, जो मेरी समझ में आता बोलता जरूर हूं। बुरा लगे भैया क्षमा मांग लूंगा, अच्छा लगे तो जय जय। अखिलेश यादव ने सबसे समझदारी की चिट्ठी लिखी, ये मेरी बुद्धि कहती है। आमंत्रण मिला, आभार, धन्यवाद,
22 के बाद दर्शनार्थी बनके सपरिवार अयोध्या आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। ये पॉलिटिकली सबसे करेक्ट चीज। मैं उतना भी थेतर नहीं हूं कि कहूंगा अयोध्या का पॉलिटिक्स से मत करिए, ऐसा वैसा, ये सब फर्जी बातें। राजनीति कर रहे हो तो हर चीज का राजनीति से मतलब होता है। अयोध्या तो बहुत बड़ी चीज है। आप किस दुकान पर खड़े होकर जलेबी खा रहे हो, इससे भी मैसेज जाता है। अयोध्या तो बहुत बड़ी चीज है। खैर, मैं थेतरी नहीं करता। और सबसे ज्यादा डेयरिंग, अमिताभ तिवारी आप भी सुनिएगा, सबसे ज्यादा डेयरिंग स्टेटमेंट अयोध्या पर मायावती ने दिया। ऐसी लकीर खींच दी कि कांग्रेस छटपटा जाए। अयोध्या में कई हजार लोगों को न्योता बटा है। आलोक वर्मा आप भी सुन लो, ये बात किसी ने चर्चा नहीं की, मेरी समझ में आई। खड़गे जी और सोनिया जी से लेके हिलाल नकवी तक, ठीक। बाबरी मस्जिद का नाम लेने का साहस सिर्फ मायावती ने आज दिखाया, और किसी ने दिखाया क्या? मायावती ने कहा अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वो भी अच्छा है, हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं, और जब बाबरी मस्जिद बनेगी, ऐसा कोई कार्यक्रम होगा, तब भी हमारी पूरी सहमति होगी। बहुत अच्छा। क्या? तो जो लोग बाबरी मस्जिद सुनना चाहते थे वो खड़गे की फोटो क्यों देखेंगे, मायावती की क्यों नहीं देखेंगे? इतनी समझ तो रखो पॉलिटिकली। भावुक होना अलग चीज है अपने नेता के लिए, लेकिन पॉलिटिकली समझ तो रखनी होगी ना मित्र। नहीं, आप में साहस है, आप बोल के दिखाओ बाबरी मस्जिद। मायावती बोली, खड़गे जी से बोले, सोनिया जी से बोले, बाबरी शादाओ केवल मस्जिद बोल के दिखा दो। नहीं देख बोल सकते ना, तो फिर इधर वालों के साथ भी नहीं, उधर वालों के साथ भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा बीच में काहे को सरयू में ठंड में नहाओ, मसला है ना।